नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं, ऐसी ऐसी रिसर्च लेकर आता हूं कि वो रिसर्च, वो जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। यह हमारा दावा है और इसलिए आज आपको पहले बता देता हूं कि पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। वो सबूत आज आपको दिखाने वाला हूं जो पूछेगा कि क्या पवन खेड़ा ने कोर्ट से झूठ बोला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का वो वीडियो आपको दिखाऊंगा जो अब तक किसी ने आपको नहीं दिखाया, जो इस पूरे मामले में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। पीएम मोदी के पिता का अपमान अनजाने में नहीं हुआ, क्या यह वीडियो उसकी गवाही देगा? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। दिल्ली में हाथापाई, जिम्मेदार आम आदमी पार्टी या भाजपाई, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। चीन ने कंगाल पाकिस्तान को भी लूट लिया। ऐसा कौन करता है भाई? वो पहले ही कंगाल है, उसको भी लूट रहा है चीन। और क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए मोदी जाएंगे? इसका चैप्टर भी होगा। साथ ही आज आपको दुनिया के सबसे बड़े मंदिर की हैरान कर देने वाली तस्वीरें दिखाऊंगा। वो मंदिर जो आप में से बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। अयोध्या के राम मंदिर से भी बड़ा मंदिर कहां बन रहा है, आज उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो दवा जिसे लेकर लोग ज़ॉम्बी बन जा रहे हैं। वो फिल्मों में आपने देखा ना, ज़ॉम्बी की तरह लोग घूमते हैं, वैसे ज़ॉम्बी बन जा रहे हैं। और वो ज़ॉम्बी बनाने वाली, चमड़ी सड़ा देने वाली दवा कहां बिक रही है, आज इसका चैप्टर आपको खोलकर बताऊंगा। दो लफ्जों की गाने वाला कैनाल कैसे सूख गया। वो जो अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था ना, दो लफ्जों की है ये कहानी, वो जिस कैनाल पे शूट हुआ था वो कैसे सूख गया, वो आपको बताऊंगा। और आखिर में पैन कार्ड अपडेट नहीं हुआ तो क्या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, इसका सच भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली में शराब नीति को लेकर जो जांच चली, शराब घोटाले को लेकर जो जांच चली, उसमें ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए वैभवन कुमार से पूछताछ की। ईडी ने वैभव से आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। इससे पहले ईडी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर चुकी। इस कार्रवाई को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। पंजाब में खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब डे से जुड़े हजारों लोगों ने अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला कर दिया। इनके हाथों में बंदूकें थी, तलवारें थी। ये लोग संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद अमृतपाल सिंह के समर्थक थाने से बाहर निकले। वहीं पुलिस ने अजनाला विवाद की जांच को लेकर एसआईटी बनाई है। पटना में बीटीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। अभ्यर्थी नौकरी के वादे को पूरा न करने को लेकर नीतीश सरकार का विरोध कर रहे थे, धरना दे रहे थे। इसी दौरान आंदोलनकारियों ने जेडीयू और आरजेडी ऑफिस के घेराव की कोशिश की तो पुलिस के जवानों ने अभ्यर्थियों और उनके बीच नोकझोंक हुई और देखते ही देखते पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। 200 करोड़ की ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो रोता हुआ दिखाई दे रहा है। सुकेश मंडोली जेल में बंद है। सुकेश की सेल में जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह ने सीआरपीएफ के साथ रेड की। रेड से सुकेश रोने लगा। वहीं छापेमारी में उसके पास से 1.5 लाख रुपए की चप्पल, 80,000 रुपए के 2 जीन्स बरामद हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को लेकर बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद से बाहर नहीं निकलता, हालात नहीं सुधरेंगे। जयशंकर ने कहा कि कोई भी देश अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकता और समृद्ध नहीं हो सकता अगर उसका बुनियादी उद्योग आतंकवाद है। वहीं पाकिस्तान की मदद के सवाल पर उन्होंने स्थानीय जनभावनाओं को देखने के बाद फैसला लेने की बात कही। तो यह हो गया पाठशाला में दिन भर के रिवीजन और उसके बाद आज की पहली क्लास, जिसमें आज की वो खबर जिसको लेकर पॉलिटिकल हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के पिता के अपमान वाले मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा आज गिरफ्तार हो गए। लेकिन हम पाठशाला में आज आपके सामने वो सबूत रखेंगे जो पूछ रहा है कि क्या पवन खेड़ा ने कोर्ट से झूठ बोला। आपको कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का वो वीडियो दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं दिखाया, जो आपको बताएगा कि पीएम मोदी के पिता का अपमान अनजाने में हुआ या नहीं हुआ। और साथ ही दिल्ली की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा जहां आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच हाथापाई तक हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो अक्सर ही विपक्ष के निशाने पर रहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में भी एक शुचिता होती है, एक दायरे के अंदर रहकर आलोचना की उम्मीद हमेशा की जाती है। हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा पर यही आरोप लगा कि उन्होंने पीएम मोदी के पिता का अपमान करके सारी हदें पार कर दी। और इसी मामले में आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई, वो भी तब जब वो दिल्ली से रायपुर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में बैठ रहे थे। फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। पवन खेड़ा ने बताया कि वो फ्लाइट में बैठ चुके थे, तभी कुछ पुलिस अधिकारी उनके पास आए, कहा कि वो उनका सामान चेक करना चाहते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि मेरे पास तो कोई सामान ही नहीं है। इस पर कहा गया कि आप प्लेन से नीचे उतरिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, पवन खेड़ा ने कुछ जानकारी दी। एक बार पवन खेड़ा ने क्या बताया वो सुनिए। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। बोले नहीं, एक बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। पवन खेड़ा जब वो प्लेन से नीचे उतरे तो उन्हें बताया गया कि वो रायपुर नहीं जा सकते। उनके खिलाफ असम में केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें बताया कि असम पुलिस की रिक्वेस्ट पर उन्हें रोका गया है। पवन खेड़ा के साथ फ्लाइट में कांग्रेस के और नेता भी जा रहे थे, तो वो भी प्लेन से उतर गए। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी वहीं शुरू कर दी, वहीं बैठ गए, प्लेन के बगल में ही बैठ गए। देखिए, ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ी जो लगी होती है, उसी के बगल में सब बैठ गए। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर यह सब हुआ। काफी देर तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एयरपोर्ट पर ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह नहीं सोचा कि फ्लाइट में जो बाकी लोग बैठे हैं उनका क्या होगा, फ्लाइट में डिले हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। वहीं बैठ गए, वहीं प्रदर्शन शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि सभी नेता एक साथ रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे, तभी पवन खेड़ा को प्लेन से उतारा गया। इसके बाद करीब 1:45 बजे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अपने साथ लेकर चली गई। क्या कारण है, कोई डॉक्यूमेंट किया है? अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। आप देख रहे हैं कार्रवाई चला रहे हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई है। इस मामले में ले जाया जा रहा है आपको? देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। कौन-कौन लोग के अंदर? लेकिन इस सब के बाद आनन फानन में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और पवन खेड़ा की तरफ से कोर्ट से जो कहा गया, क्या वो सच था या नहीं, ये पूछने वाला वो वीडियो आपको दिखाऊं जो आपको किसी और ने अब तक नहीं दिखाया। उससे पहले आपको एक बार याद दिला देता हूं कि मामला शुरू कहां से हुआ, क्योंकि अभी भी पूछा जा रहा था ना कि किस मामले में गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 17 फरवरी को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद पवन खेड़ा के खिलाफ असम में, यूपी के लखनऊ में और वाराणसी में केस दर्ज हुआ। असम में दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग थाने में पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके असम ले जाने के लिए असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ धारा 120 लगाई गई है, आपराधिक साजिश। धारा 105 लगाई गई है, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देना। धारा 500 लगा दी गई है, किसी व्यक्ति की मानहानि करना। और धारा 504 यानी जानबूझकर अपमान करने से सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप लगे। एक बार आपको पवन खेड़ा का वो बयान भी सुना देता हूं जो पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की वजह बना है। एक बार वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के पिता का अपमान किया था, फिर आगे की बात। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। पवन खेड़ा का यही वो बयान है जिसको लेकर एफआईआर हुई और उस पर गिरफ्तारी। जब वो ये बोलते हैं तो बगल में बैठे भाई साहब हंस भी रहे हैं। उधर पवन खेड़ा गिरफ्तार हो रहे थे, इधर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां पर पवन खेड़ा का पक्ष रखा। पवन खेड़ा का बचाव करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा का बयान स्लिप ऑफ टंग है। ध्यान से सुनिए, स्लिप ऑफ टंग यानी गलती से बात मुंह से निकल गई, और इसके लिए पवन खेड़ा ने माफी भी मांग ली है, ये उन्होंने कहा। अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां तक कहा कि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है वो खुद ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते, मतलब वो भी मान रहे हैं कि बयान ठीक नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो मर्यादा को भी है तो उसका ये रिएक्शन नहीं हो सकता। उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर है जिसे क्लब करके सुनवाई होनी चाहिए।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार प्रभावित होगा। इस मामले में 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन पवन खेड़ा को पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि यह पवन खेड़ा कौन है। मतलब चीफ जस्टिस को पता भी नहीं था कि पवन खेड़ा कौन है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट में असम पुलिस की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने पवन खेड़ा की याचिका का विरोध करते हुए क्या कहा, यह सुनिए, फिर वो आपको सबूत वाला वीडियो दिखाता हूं। एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो दिखाया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि 153A और 295A के तहत मामला कैसे बनता है। एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने जवाब में कहा कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखना चाहिए। यह एक बहुत ही अपमानजनक तरीका है, बहुत ही सोचा समझा बयान है। यह ऐसा बयान है जो न केवल पीएम का अपमान करता है, बल्कि इसमें असंतोष और देशद्रोह की भी बात है। दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत देते हुए पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर मंगलवार तक रोक लगा दी है। दिल्ली की कोर्ट को यह आदेश दिया कि वो पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे। साथ ही एफआईआर क्लब करने की मांग पर यूपी और असम पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत तो दे दी, साथ में चेतावनी भी दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हमने आपको संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है, लेकिन बातचीत, बयानबाजी का भी कुछ स्तर होना चाहिए। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शब्दों से खेल रहे थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो दामोदर दास और गौतम दास में कंफ्यूज हो गए थे। सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कंफ्यूज हो गए थे। अब आता हूं कि क्या पवन खेड़ा ने या उनके वकील ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा और पवन खेड़ा ने लोगों से जो कहा, क्या वो सच नहीं है। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में जो नाम को लेकर कंफ्यूजन वाली दलील रखी, वही बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करके भी कही थी। पवन खेड़ा ने तब ट्वीट करते हुए लिखा था कि बहुत ध्यान से सुनिए, अभी वो वीडियो दिखाने वाला हूं, इसलिए ये बहुत काम की चीज आपको बता रहा हूं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि आई जेन्युइनली गॉट कंफ्यूज्ड वेदर इट इज दामोदर दास और गौतम दास। यानी पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं सचमुच में कंफ्यूज हो गया था कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा नाम है या नरेंद्र गौतम दास पूरा नाम है। यह उनका खुद का ट्वीट दिखा रहा हूं। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में राहत पाने के लिए एक तरह से 3 बड़ी दलीलें रखी। उनके 3 तर्क हैं। एक, वो कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, मतलब जुबान फिसल गई। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा, या उनके वकील की तरफ से जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें लिखा हुआ है कि ये इन एडवर्टेंट था, मतलब अनजाने में हो गया, मतलब वो जानते नहीं थे कि क्या नाम है वगैरह वगैरह, और इसलिए हो सकता है अनजाने में बोल दिया। और तीसरा जो उन्होंने कहा कि सच में कंफ्यूज हो गया। ये उन्होंने खुद ही ट्वीट करके कहा, जेन्युइनली गॉट कंफ्यूज्ड। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। पवन खेड़ा ने लोगों से और कोर्ट से जो कहा उसके मुताबिक वो अनजान थे कि नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है या नरेंद्र गौतम दास मोदी है। लेकिन जो वो कह रहे हैं और जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, दोनों मैच नहीं होता बॉस। पाठशाला की टीम ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोबारा सुना और मैं आपको दिखाता हूं कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीसरे से चौथे मिनट के बीच पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी का नाम क्या लिया था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीसरे से चौथे मिनट के बीच, बहुत ध्यान से सुनिए। एक अकेले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं जो गौतम भाई के नाम से ऐसा घबराते हैं कि जेपीसी नहीं बैठाएंगे। जेपीसी बैठा दीजिए। एक अकेले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं जो
गौतम भाई के नाम से ऐसा घबराते हैं कि जेपीसी नहीं बैठाएंगे, जेपीसी बैठा दीजिए। यानी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर विवाद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीसरे से चौथे मिनट के बीच पवन खेड़ा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोल रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं था बॉस, तीसरे से चौथे मिनट के बीच एकदम साफ फर्राटे से बोल रहे हैं, कोई पॉज नहीं है। लेकिन 11वें मिनट में उनके मुताबिक वो एकदम से अनजान हो गए, उनको जेन्युइनली नहीं पता चला कि नरेंद्र मोदी का नाम क्या है। अब आपको एक बार दिखाता हूं कि 11वें मिनट में क्या हुआ था, अब जरा इसको देखिए। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते। सबने 11वें मिनट का हिस्सा तो देखा, यही हिस्सा कोर्ट को भी दिखाया गया और कह दिया गया कि जुबान फिसल गई, अनजाने में हो गया, आई जेन्युइनली डिड नॉट नो। लेकिन तीसरे और चौथे मिनट के बीच यही पवन खेड़ा नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी का। अब तो सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने कोर्ट से झूठ बोला कि उनसे अनजाने में हुआ? क्या उन्होंने कोर्ट से झूठ बोला, लोगों से झूठ बोला कि उन्हें जेन्युइनली पता नहीं था? मैं आपको पवन खेड़ा के दोनों बयान एक साथ सुनवाता हूं। एक बयान जो उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीसरे से चौथे मिनट के बीच दिया, और दूसरा बयान जो उन्होंने 11वें मिनट में दिया। आप खुद देखिए, खुद सुनिए उनकी बॉडी लैंग्वेज, किस फर्राटे से बोल रहे हैं, और तय कीजिए क्या उन्होंने गलती से ऐसा कर दिया अनजाने में, या कुछ और भाव था। एक अकेले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं जो गौतम भाई के नाम से ऐसा घबराते हैं कि जेपीसी नहीं बैठाएंगे, जेपीसी बैठा दीजिए। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते। एक अकेले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं जो गौतम भाई के नाम से ऐसा घबराते हैं कि जेपीसी नहीं बैठाएंगे, जेपीसी बैठा दीजिए। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते। अब कोई वकील कोर्ट को यह वीडियो दिखाकर पूछ लेगा कि भाई जिस आदमी को तीसरे चौथे मिनट में पता था कि नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, उसको 6 मिनट बाद कंफ्यूजन हो गया कि नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है या नरेंद्र गौतम दास मोदी है। अच्छा, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो गए थे, कोर्ट में ये कह रहे हैं कि उनकी जुबान फिसल गई। लेकिन सच तो यह कि पवन खेड़ा के इस बयान को कई कांग्रेसी नेताओं ने ट्वीट किया और नरेंद्र गौतम दास मोदी नाम अपने ट्वीट में लिखा। जैसे कांग्रेस के नेता बीबी श्रीनिवास, जो कि यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, उनका 18 फरवरी का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। वो लिख रहे हैं नरेंद्र गौतम दास मोदी, और आग का सिग्नल लगा रहे हैं, स्माइली लगा रहे हैं कि बहुत आग लगा दी पवन खेड़ा ने ये बोलकर। तो अगर आप मुझे ये बताइए कि अगर पवन खेड़ा से गलती हो गई और वो जेन्युइनली माफी मांग रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता, ये देखिए नरेंद्र गौतम दास मोदी और आग का स्माइली लगा हुआ है, श्रीनिवास बीबी, और ये आज भी ट्वीट पड़ा हुआ है, आप ट्विटर पे जाके देखिए। तो एक तो कोर्ट में गलत बयानी की जा रही है, दूसरा आप कह रहे हैं कि भाई हम तो माफी मांगते हैं, गलती से हो गया। तो ये ट्वीट क्या कह रहा है? इसी तरह कर्नाटक कांग्रेस सेवा दल ने ट्वीट किया, ये ट्वीट देखिए, कर्नाटक कांग्रेस सेवा दल का ट्वीट दिखा रहा हूं, हैशटैग गौतम दास मोदी इज लूजिंग हिज माइंड। ये कांग्रेस का एक और ट्विटर हैंडल।
तेलंगाना कांग्रेस का ट्वीट आपको दिखाता हूं, वो डालिए। तेलंगाना कांग्रेस लिख रहा है हैशटैग गौतम दास मोदी, हैशटैग चौकीदार चोर है। तो एक तरफ पवन खेड़ा कोर्ट में माफी मांग रहे हैं, उनके वकील कह रहे हैं कि अरे भाई गलती हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता तो ट्वीट कर रहे हैं उसी हैशटैग के साथ। उत्तराखंड कांग्रेस देखिए, एक और देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल हैशटैग गौतम दास मोदी, सबके सब वही लिख रहे हैं। ओवरसीज कांग्रेस जो कांग्रेस का समर्थन करती है उसका ट्वीट देख लीजिए, ओवरसीज कांग्रेस इंडियन कांग्रेस, ग्रॉस अब्यूज ऑफ पावर बाय गौतम दास मोदी। तो अगर गलती हो गई तो गलती का तो सुधार होगा ना भाई। कोर्ट में गिरफ्तारी की बात आई तो आप कह दें गलती हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और दिख रहा है, उसके बाहर कुछ और दिख रहा है। पवन खेड़ा खुद देख लें कि उनकी पार्टी के नेताओं ने उनके बयान के आधार पर अपने ट्वीट में कई जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी लिखा, तो ये तो वही चला आ रहा है, फिर इसमें कहां वो गलती की गुंजाइश दिखती है। खुद को बचाने के लिए पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान पर बिना शर्त माफी मांग ली। पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि पवन खेड़ा ने साफ कर दिया है कि उन्होंने अनजाने में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो सही नहीं है और वो ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते। हालांकि पवन खेड़ा ने बिना शर्त माफी मांग ली, तो वहां माफी चल रही है, यहां ट्वीट चल रहा है। पवन खेड़ा ने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। पीएम मोदी का अपमान करने का, उनके नाम के साथ छेड़छाड़ का उनका पुराना इतिहास है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के नाम को आतंकियों से जोड़कर पेश किया था। तब उन्होंने एक कार्यक्रम में कह दिया था कि मोदी का फुल फॉर्म है एम से मसूद, ओ से ओसामा, डी से दाऊद और आई से आईएसआई। तो पहले भी वो उनके नाम के साथ छेड़छाड़ कर चुके। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को शॉकिंग बताया। शशि थरूर ने कहा कि एक मजाक के लिए किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। एक बार उनको सुनिए। That was shocking and outrageous. Nothing that Pawan had said or done warranted deplaning, arrest, detention. Really shocking. I'm very glad that I believe the Supreme Court has given him bail immediately, which is the right thing to do. There is no reason to jail somebody for a joke. And even if it's a joke that you don't like, you know, we don't have a law here that you can't make jokes about the Prime Minister. भाई पहले तो तय कर लें। अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में कह रहे हैं कि भाई अनजाने में हो गया। पवन खेड़ा ट्वीट कर रहे हैं कि जेन्युइनली पता नहीं था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही नाम भी बोल रहे हैं 3 मिनट पर। और अब शशि थरूर कह रहे हैं कि यह जोक था। भाई था क्या, पहले आपस में तय कर लो। राजनीति में भाषा की मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। हालांकि पवन खेड़ा एक अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन भाषा की मर्यादा आजकल बहुत लोग भूलते हैं और यही उन्होंने भी कर दिया। खासकर जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर हो तो उसके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साल 2010 में भी सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह के खिलाफ उनके ही मंत्री की अपमानजनक भाषा पर ऐतराज जताया था। नवंबर 2007 में टेलीकॉम मंत्री रहते हुए ए राजा ने 2G मामले में तब के पीएम मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी। इसमें 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुझाव को ए राजा ने अनफेयर, डिस्क्रिमिनेटरी, आर्बिट्ररी और कैप्रिशियस यानी अन्यायपूर्ण, पक्षपात से भरा और मनमाना कहा था। दिसंबर 2010 में 2G मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा की भाषा पर क्या कहा था पता है? जरा इस भाषा को देखिए। जब आप सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो भाषा संयमित होनी चाहिए। यहां एटीट्यूड का सवाल है। इसके बाद ए राजा को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं भाई, आप पसंद करें ना करें। पवन खेड़ा पर एक्शन हुआ तो कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने लगी। थरूर तो यह कहने लगे कि मजाक है, जेल भेज दोगे क्या? हम आपको आजादी के केवल 6 साल बाद की एक घटना के बारे में बताते हैं, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार और सीबीआई जैसे सरकारी तंत्र के खिलाफ सवाल उठाने पर देशद्रोह का मुकदमा लग गया था भाई। यह किस्सा साल 1953 का है, जब फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केदारनाथ सिंह ने बिहार की एक रैली में नेहरू सरकार के खिलाफ भाषण दिया था और कांग्रेस नेता को गुंडा कहा था। साथ ही सीबीआई के एक्शन पर सवाल उठाए थे। इस भाषण के आधार पर केदारनाथ सिंह पर देशद्रोह, सिडिशन का मुकदमा लगा। साल 1962 में सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि सुधार के लिए सरकार का विरोध करना देशद्रोह नहीं हो सकता। पवन खेड़ा का मामला राजनीति में भाषा के लगातार गिरते स्तर का एक और उदाहरण है। इसी तरह से राजनीति में मर्यादा को तोड़ने की तस्वीरें दिल्ली से भी आई।
दिल्ली में एमसीडी के सदन में पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई हो गई भाई। सदन की कार्रवाई से जो वीडियो सामने आए वो लोकतंत्र के लिए किसी भी हाल में शुभ संकेत नहीं है। कल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के दौरान जमकर मारपीट हो गई। विवाद तब शुरू हुआ जब स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग के दौरान कुछ पार्षदों के पास मोबाइल फोन दिख गया। बीजेपी ने इसकी शिकायत मेयर से की। इसी दौरान दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो गया और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। जिसके हाथ में जो आया वही उठाकर फेंकने लगा। कुछ पार्षदों ने तो पानी के बोतल फेंके, सदन में लात घूसे चल गए। पार्षदों ने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया भाई। यह हंगामा रात के 2 बजे तक चला और इस दौरान सदन की कार्रवाई को 8 से ज्यादा बार स्थगित करना पड़ा। और इसमें कोई पीछे नहीं था। आम आदमी पार्टी थी तो बीजेपी भी थी। और इसलिए मैं कहता हूं कि हर पार्टी को, हर पार्टी के नेता को अपना व्यवहार देखना चाहिए। एक तरफ अगर बीजेपी पवन खेड़ा पर सवाल उठा रही है तो उसके खुद के पार्षद क्या कर रहे हैं। आज ही पवन खेड़ा को लेकर बीजेपी के नेता हैं राम कदम, उन्होंने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र आएंगे तो पवन खेड़ा का जूते चप्पल से स्वागत होगा। यह कोई भाषा है? पवन खेड़ा गलत कर रहे हैं तो आप कौन सा सही कर रहे हैं कि उनका जूते चप्पल से स्वागत करेंगे? यह नेता की भाषा हो सकती है क्या? फिर कोर्ट किस लिए? लेकिन पॉलिटिक्स में यह बार बार होता जा रहा है। और नरेंद्र मोदी याद भी दिलाते हैं कि भैया एक लिमिट में रहिए, कम से कम एक लेवल तो बना के रखिए, उससे नीचे ना जाइए। लेकिन हर पार्टी को इस पर विचार करना होगा। और जब लेवल की बात कर रहा हूं, उस लेवल से नीचे न जाने की बात कर रहा हूं, तो जरा पाठशाला में अब पाकिस्तान का चैप्टर खोलता हूं। आज आपको बताता हूं कि चीन ने क्या लेवल नीचे गिरा लिया है। कंगाल पाकिस्तान को भी लूट लिया चीन ने। और क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए मोदी जाएंगे? इसका जवाब भी दूंगा। पाकिस्तान भले ही दिवालिया हो गया, वहां के मंत्री खुलेआम इस बात को कबूल भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी यह ख्वाब देख रहा है कि वो भारत को टक्कर दे सकता है। पाकिस्तान के सपने को पानी दे रहा है चीन, जिसे पाकिस्तान अपना दोस्त और मददगार मानता है। लेकिन चीन इसकी आड़ में जो खेल कर रहा है वो पाकिस्तान को बहुत जल्द उस खाई में धकेल देगा जहां से पाकिस्तान कभी निकल नहीं पाएगा। चीन में बना सामान सस्ता होता है, ज्यादा दिन चलता नहीं, टिकाऊ नहीं होता, ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब ये पाकिस्तान भी जान गया कि भाई दोस्ती के नाम पे ये लोग क्या से क्या कर सकते हैं। वो पाकिस्तान जो चीन से अपनी दोस्ती को हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा, शहद से मीठा बताते नहीं थकता, अब उसे चीन के साथ दोस्ती की असली कीमत पता लग रही है। क्योंकि पाकिस्तानी सेना को जो वैसे ही भूख से मर रही है, उसे पिछले दिनों चीन से जो ड्रोन और मिसाइलें मिली वो भैया फुस निकल गई, नकली निकल गई, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं निकली। दरअसल चीन की सरकारी कंपनी है एलिट, ALIT यानी एरोस्पेस लॉन्ग मार्च इंटरनेशनल ट्रेड ने पिछले दिनों पाकिस्तान की सेना को ड्रोन सप्लाई किए थे। यह कंपनी CH-4 ड्रोन बनाती है। लेकिन पिछले दिनों जब पाकिस्तान की सेना ने चीन से पहुंचे इन ड्रोन्स की जांच की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इनके कई पार्ट्स टूटे फूटे और खराब निकले। एक ड्रोन में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का एक हिस्सा टूटा हुआ था, जबकि यह ड्रोन के इंजन से गैस पास करने के लिए अहम उपकरण होता है। पाकिस्तानी सेना को एक और ड्रोन के टर्बो चार्जर में दरार मिली, जिसकी वजह से ड्रोन उड़ ही नहीं सकता था। ऐसे ऐसे तो ड्रोन दे दिए भाई जो बच्चे खेलते हैं। चीन ऐसे ही ड्रोन पाकिस्तान की सेना को बेच रहा है। यह बेईमानी का आलम। यानी चीन ने पाकिस्तान को हथियार के नाम पर खिलौने थमा दिए। ड्रोन के अलावा चीन ने पाकिस्तान को मिसाइल भी खिलौने वाली दी है भाई, मतलब खिलौने टाइप की। चीन ने जमीन से हवा में मार करने वाली AR-2 मिसाइल की सप्लाई की थी। पाकिस्तान ने जब AR-2 मिसाइल की जांच की तो इसमें भी कई तरह की गड़बड़ियां मिली। कुछ मिसाइल तो टारगेट को ही लोकेट नहीं कर पा रही थी कि किसको पता चला घूम के अपने आप को मार देगी। खराब ड्रोन और मिसाइल को पाकिस्तान ने मरम्मत के लिए वापस चीन भेजा। बताइए, आपने कभी ऐसा सुना कि मिसाइल वापस गया रिपेयर के लिए? लोग टीवी फ्रिज आज की डेट में वापस नहीं करते, सब चकाचक आता है। यहां मिसाइल चीन में वापस गया, जरा रिपेयर करके दे दो। चीन ने अपना घटिया और खराब माल पाकिस्तान को चिपका दिया। लेकिन पाकिस्तान खुलकर चीन पर अपना गुस्सा भी जाहिर नहीं कर पा रहा। इतना कर्जा लेकर रखा, वो क्या गुस्सा करेगा? लिहाजा उसने खराब सामान वापस चीन को भेज दिया कि मालिक हो सके तो थोड़ा सही वाला माल भेज दो। अब पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने ड्रोन खरीदने के लिए ऑस्ट्रिया की कंपनी
शेबल के साथ संपर्क किया है। मतलब चीन से भरोसा उठ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के हालात हर तरफ से, मतलब चौतरफा बेचारा जो है उसकी ठुकाई चल रही है। आईएमएफ से लोन नहीं मिलता दिख रहा। अब उसने भीख मांगने के नए तरीके निकाले, नए इलाके खोजने शुरू किए। अब सोचिए वो किस लेवल पे जा रहा है भीख मांगते मांगते। आप देखिए, उसने ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म है रॉथस्चाइल्ड, उसके सामने हाथ फैला दिया, जिसके प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान पहुंचकर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में शहबाज शरीफ ने रॉथस्चाइल्ड कंपनी से कर्ज देने की गुहार लगाई। यह रॉथस्चाइल्ड क्या है और क्यों पाकिस्तान का भीख मांगना इससे बहुत ही एक्सट्रीम की बात है, अभी आपको बताऊं। मतलब कर्ज के लिए पाकिस्तान उस भूखे आदमी जैसा हो गया जिसे सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता। उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था यह भी नहीं दिखाता था, उसे सिर्फ खाना दिखाई देता। और यह आप तब समझेंगे जब आपको रॉथस्चाइल्ड कंपनी के बारे में बताऊंगा। रॉथस्चाइल्ड दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनियों में शुमार है। इसका मालिकाना हक रॉथस्चाइल्ड परिवार के पास है। और यह परिवार कौन से धर्म को मानता है? यह यहूदी परिवार है। इस कंपनी का कारोबार 200 साल पुराना है। रॉथस्चाइल्ड परिवार की 7वीं पीढ़ी इस वक्त कारोबार को संभाल रही है। रॉथस्चाइल्ड 30 देशों को फाइनेंशियल मदद मुहैया कराकर उन्हें डिफॉल्टर होने से बचा चुका है। यह वही पाकिस्तान है जिसने यहूदी बहुल इजराइल को देश के तौर पर भी अभी तक मान्यता नहीं दी। इतना यहूदियों से नफरत करने वाला पाकिस्तान आज एक यहूदियों की कंपनी से हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है। आज उसे इसी यहूदी धर्म से जुड़े शक्तिशाली परिवार की कंपनी रॉथस्चाइल्ड से मदद की गुहार लगाने में कोई गुरेज नहीं। यह है पाकिस्तान का स्टैंडर्ड। लेकिन पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाली की तरफ तो बढ़ ही रहा है। पाकिस्तान की सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो अपने लोगों का पेट भर सके। और पाकिस्तान आज उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वहां के लोगों को लगने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके देश को बचा सकते हैं। अपने यहां लोग नरेंद्र मोदी का विरोध भले करें, लेकिन पाकिस्तान में लोग कैसे मोदी मोदी कर रहे हैं, एक बार सुनिए। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज को मानना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी क्या पाकिस्तान को बचाने जाएंगे? इसकी गुंजाइश कमी है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि लोगों का सेंटिमेंट है, अभी देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान में लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। पाठशाला में अब दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का चैप्टर खोलने जा रहा हूं, जिसकी तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। ऐसा भव्य, इतना बड़ा मंदिर आपने कभी नहीं देखा होगा। आज आपको उस मंदिर की तस्वीरें दिखाऊंगा जो अयोध्या के राम मंदिर से भी बड़ा होगा, और आपको बताऊंगा कि अयोध्या के राम मंदिर से भी बड़ा मंदिर कहां बन रहा है। दुनिया भर में कृष्ण भक्ति से जुड़ने वाली संस्था है इस्कॉन। आपने सुना होगा ना, इस्कॉन के टेंपल में जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर का निर्माण इस्कॉन करवा रहा है। करीब 28 लाख वर्ग मीटर में फैला यह मंदिर परिसर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी तस्वीरें आप देखिए, इसके एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन इतना बड़ा मंदिर, वैदिक मंदिर दुनिया में नहीं है, और इसकी तस्वीरें आप देखते जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब तक सबसे बड़े मंदिर के रूप में कंबोडिया के अंकोर वाट को जाना जाता है, जो करीब 16 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यह मंदिर जिसको आपको दिखा रहा हूं, यह बंगाल में अगले साल 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण साल 2009 में, यानी यह अंकोर वाट का दिखा रहा हूं, जो अभी तक सबसे बड़ा था। अब उससे भी बड़ा वैदिक मंदिर जो है वो भारत में बंगाल में बन रहा है।
और इस मंदिर की आप भव्यता सोचिए कि 2009 से पिछले 14 साल से इसका निर्माण चल रहा है। वैदिक मंदिर की विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी नींव करीब 100 फीट गहरी है, यानी जमीन में 10 मंजिला इमारत के बराबर नीचे इसकी नींव गई हुई है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद एक साथ 10,000 लोग भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकेंगे, जबकि मंदिर परिसर में करीब 1 लाख लोग आराम से घूम सकते हैं। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। इस मंदिर की लागत करीब 1,000 करोड़ रुपए आएगी और सबसे बड़ी बात यह कि मंदिर भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ब्रह्मांड के वैदिक मॉडल का सबसे बड़ा केंद्र होगा। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मंदिर की भव्यता और विशालता के बारे में आपको बता देता हूं। इसके लिए इस मंदिर की तुलना दुनिया के दूसरे पवित्र स्थान और ऐतिहासिक इमारतों से एक बार करके आपको बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा यह मंदिर है। धर्म से जुड़ी विशाल इमारतों की लिस्ट में एक नाम आता है हागिया सोफिया मस्जिद का, जिसे आया सोफिया मस्जिद भी कहते हैं। यह मस्जिद तुर्की के इस्तांबुल शहर में है और इसकी कुल ऊंचाई 55 मीटर और चौड़ाई 5,997 वर्ग मीटर है। दूसरी इमारत है अपने देश में आगरा में जो ताजमहल है, इसकी ऊंचाई 73 मीटर है, चौड़ाई 32,892 वर्ग मीटर। तीसरे नंबर पर लंदन की सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च है, इसकी ऊंचाई 111 मीटर है और चौड़ाई 11,838 वर्ग मीटर है। और अब आपको वो वैदिक मंदिर दिखा रहा हूं जो बंगाल में बन रहा है। इसकी कुल ऊंचाई 113 मीटर और चौड़ाई 65,032 वर्ग मीटर में फैला है। अगले साल से इस मंदिर की पहचान दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के तौर पर होगी, जहां दुनिया भर के किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग आ सकेंगे और भारत की पौराणिक काल से चली आ रही ब्रह्मांड के वैदिक मॉडल को आप यहां पर समझ पाएंगे। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इसके 3 शिखर हैं, इसलिए पहले आपको इन विशाल शिखर के बारे में बता देता हूं। जो बीच में आप हिस्सा देख रहे हैं, यह मुख्य शिखर है, वैदिक ब्रह्मांडीय झूमर, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। दूसरा शिखर जो देख रहे हैं वो वेस्ट विंग है, भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह देव का मंदिर। और तीसरा शिखर ईस्ट विंग के नीचे वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा। जिस तरह आप स्पेस के बारे में जानने के लिए प्लेनेटेरियम में जाते हैं, ग्रह नक्षत्र दिखते हैं, ठीक उसी तरह आप वैदिक प्लेनेटेरियम में सनातन धर्म के बारे में जान पाएंगे। सभी लोक के वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे, उसके बारे में समझ सकेंगे। और इन शिखरों पर आप देखिएगा सोने की परत चढ़ाई गई। 350 फीट ऊंचे इस मंदिर के शिखर तक पहुंचने के लिए 14 लिफ्ट लगाई गई हैं। 14 लिफ्ट, सोचिए कितना बड़ा मंदिर है ये। पहले आपको वैदिक झूमर का एक एनिमेशन वीडियो दिखाता हूं, जिसमें इस सृष्टि के निर्माण को लेकर बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। यहां आकर ये समझ सकेंगे कि ये दुनिया किसने, कब और क्यों बनाई, दुनिया बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। ये एनिमेशन वीडियो है जो वहां लोगों को दिखाया जाएगा। इस बात को वैदिक झूमर में दर्शाया जाएगा, इसलिए इसे इस मंदिर को दुनिया का वैदिक मंदिर कहा जा रहा है। आमतौर पर यह बताया जाता है कि करोड़ों अरबों साल पहले खगोलीय घटना से ब्रह्मांड और पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति हुई, लेकिन सनातन धर्म और शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे पूरा विज्ञान है, जिसके बारे में बहुत पहले वेदों में लिखा जा चुका है। लेकिन मॉडर्न युग के चक्कर में इस ज्ञान से दूरी बढ़ती चली गई, इसलिए आज इस बात को भी आपको समझना चाहिए। ऋग्वेद में एक श्लोक है, सप्त दिशो नाना सूर्या देवा आदित्या ये सप्त, यानी इसमें कहा गया है कि सप्त दिशो नाना सूर्या, यानी सूर्य अनेक है। यहां सप्त दिशो का मतलब है 7 सौर मंडल। लेकिन विज्ञान ने अभी तक एक ही सौर मंडल को ठीक से खोजा है और दूसरे सौर मंडल की खोज चल रही है, जबकि ऋग्वेद में 7 सौर मंडल का भी जिक्र है और कई और सूर्य है, इसका भी जिक्र है। एक और श्लोक आपको ऋग्वेद से लिया गया, वो दिखाता हूं। शकमयम धूमम अराद अपश्यम विषुवता पर इनावरेण, यानी सूर्य के चारों और तरफ और दूर दूर तक शक्तिशाली गैस फैली हुई है। यहां गैस के लिए धूम शब्द का प्रयोग किया गया। सूर्य के चारों तरफ गैस है, इसकी पुष्टि सही तरह से 19वीं सदी में हो पाई थी, जबकि ऋग्वेद में यह कब का लिखा हुआ है। अथर्ववेद में कहा गया था कि सूर्य का प्रकाश दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले सभी प्रकार के प्रदूषित जीवाणुओं और रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह अथर्ववेद में लिखा है। ये सारी बातें आज से 3200 साल पहले ही कह दी गई थी
और इस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। यानी जो बातें हम आज विज्ञान से समझ रहे हैं, उनके प्रमाण हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि और विद्वान दे चुके, लिख के चले गए। और यही वजह है कि इस मंदिर के भक्तों में एक बड़ी संख्या विदेशी लोगों की होगी, जो इन बातों पर पूरी तरह यकीन करते हैं कि हमारी सनातन परंपरा और शास्त्रों में जानकारी का भंडार छिपा हुआ है। आज आपको इस मंदिर के चेयरमैन से भी मिलाना चाहता हूं, जिन्होंने इस मंदिर को 250 करोड़ रुपए दान दिए। इनका नाम है अम्बरीश दास। यह नाम इन्होंने इस्कॉन से जुड़ने के बाद रखा। इनका पुराना नाम क्या पता है? अल्फ्रेड फोर्ड। हमारे यहां मंदिर की बात करने वाले को बड़े हीन भाव से देखते हैं। अच्छा, ये तो एक्सट्रीम हिंदुइज्म की बात कर रहा है। वहां अल्फ्रेड फोर्ड जो है वो 250 करोड़ भी दे रहे हैं और इन्होंने अपना नाम भी अम्बरीश दास कर लिया। ये अमेरिका की मशहूर कार कंपनी फोर्ड के मालिक है भाई, वही फोर्ड कंपनी जिसकी कार आप चलाते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड के पोते हैं। 1975 में अल्फ्रेड इस्कॉन से जुड़े और इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपद के साथ भारत आ गए। भारत आने के बाद इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और फिर अल्फ्रेड से अम्बरीश बन गए। अल्फ्रेड तमाम ऐशो आराम को छोड़कर कृष्ण भक्ति के साथ भारत की सनातन परंपरा के बारे में सीख रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण में अम्बरीश दास की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन हमारे यहां कोई अगर हिंदू धर्म की बात करे, आजकल तो जो हिंदुत्व है उसको तो टेररिज्म से भी जोड़ने का प्रचलन चल रहा है। लेकिन यहां बड़े बड़े विदेशी आकर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और इतना बड़ा बड़ा मंदिर बन रहा है। नजर नजर का फर्क है। लेकिन पाठशाला में अब हेल्थ की क्लास खोलता हूं, जिसमें आपको उस नशीली दवा के बारे में जानना चाहिए जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना दे रही है और कैसे ज़ॉम्बी ड्रग ने सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। अब उसका चैप्टर। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन पहुंच गए थे। यूक्रेन गए थे ना, और जाकर रूस को धमका भी आए। हालांकि अमेरिका की पुरानी आदत है, वो पूरी दुनिया का चचा बना फिरता है। लेकिन भाई अपने यहां भी तो देखो, जो बाइडेन को यह नहीं दिख रहा कि अमेरिका में क्या हो रहा है। वो अमेरिका जो खुद को सुपर पावर बताता है, वहां कैसे एक नशीली दवा ने हाहाकार मचा दिया है, जिसकी वजह से जो बाइडेन परेशान हो गए हैं। उस नशीली दवा से अमेरिका में लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। वो जो फिल्मों में आप नहीं देखते, भूत जैसा बन के घूम रहा है ज़ॉम्बी, उस टाइप के लोग हो जा रहे हैं। अमेरिका में गन कल्चर के बाद ड्रग प्रॉब्लम सबसे बड़ी चुनौती है। इनसे अमेरिका निपट नहीं पा रहा है और दुनिया का ठेकेदार बना घूमता है। आज आपको बताऊंगा कि कैसे दुनिया के ठेकेदार अमेरिका ने ज़ॉम्बी ड्रग के आगे घुटने टेक दिए। आपको इस नशीली दवा के बारे में बताऊं उससे पहले आपको दिखाता हूं कि इस दवा का असर क्या हो रहा है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ज़ॉम्बी ड्रग का सेवन करने के बाद 2 लोग सड़क पर झूम रहे हैं। देखिए किस तरह से हरकतें कर रहे हैं, जैसे फिल्मों में आपने ज़ॉम्बी को करते देखा। अलग अलग डरावनी आवाज निकाल रहे हैं। दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन हो। आपने भी फिल्मों में ज़ॉम्बी के बारे में देखा सुना होगा, कितने खतरनाक दिखते हैं। लेकिन इस नशीली दवा का इस्तेमाल करने के बाद सामान्य लोग ज़ॉम्बी की तरह कैसे हरकतें कर रहे हैं, एक बार फुल फ्रेम में देखिए। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ऐसी हरकतें करते लोगों को देखा जाना आम हो गया है और इसी वजह से फिलाडेल्फिया को अमेरिका का ड्रग हब कहते हैं। इतना लोग नशा कर ले रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ ये विदेशी आकर खाली गरीबी दिखाकर फिल्में बनाकर चले जाते हैं, दुनिया को बेचते हैं भारत सबसे गरीब है। उनके यहाँ क्या हालत है देखिए। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ज़ॉम्बी ड्रग का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और उसका एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह इलाका फिलाडेल्फिया का केंस्टिंगटन एवेन्यू है और नशे के कारोबार और नशेड़ियों की वजह से बदनाम है। इस सड़क को तो ज़ॉम्बी स्ट्रीट तक कहते हैं। यहां से गुजरने वाले लोग अपनी गाड़ियों के शीशे तक नहीं खोलते। उन्हें डर होता है कि पता नहीं कब कौन नशे में गाड़ी रोककर लूटपाट कर ले। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका में यह दवा प्रतिबंधित कैटेगरी में नहीं है। खुलेआम सड़कों पर यह दवा बिक रही है और इसलिए लोग लगा रहे हैं और ऐसा ज़ॉम्बी जैसा बर्ताव कर रहे हैं।
जिस नशीली दवा के नशे में ये सभी लोग ज़ॉम्बी बने जैसे बनकर घूम रहे हैं और जिसे ज़ॉम्बी ड्रग कहते हैं, वो क्या है अब आपको उसके बारे में बताता हूं। ज़ॉम्बी ड्रग का नाम है ज़ाइलेज़ाइन। इसे ट्रैंक डोप भी कहते हैं। इस दवा का इस्तेमाल जानवरों को बेहोश करने के लिए किया जाता है, मतलब जानवरों की दवा है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे जानवरों पर इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। ज़ाइलेज़ाइन दवा नॉन ओपियोइड है, यानी इसमें अफीम जैसे प्राकृतिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ज़ाइलेज़ाइन दवा पूरी तरह से केमिकल कॉम्पोजिशन से तैयार की गई है। नेचुरल सब्सटेंस नहीं होने की वजह से यह दवा इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी जानवरों को बेहोश करने वाली दवा का इस्तेमाल इंसान अपने नशे के लिए कर रहा है। फिलाडेल्फिया से निकलकर अब यह नशीली दवा न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस जैसे बड़े बड़े शहरों तक पहुंच गई है, जिससे अमेरिकी सरकार चिंता में है भाई कि इतना नशा कर रहे हैं लोग, ज़ॉम्बी जैसा बन के घूम रहे हैं, कैसे कंट्रोल करें। अच्छा, दवा बैन नहीं कर रहे। ज़ाइलेज़ाइन दवा इंजेक्शन के जरिए ली जाती है, ऐसे जैसे नहीं फिल्मों में देखते हैं इंजेक्शन लगा लेते हैं, और इसका असर कितना जानलेवा होता है वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ज़ाइलेज़ाइन दवा लेने वाले की सांस धीमी चलने लगती है, उसको बहुत ज्यादा नींद सी आने लगती है, लगभग बेहोशी की हालत हो जाती है। इसके असर से इंसान फ्रीज तक हो जाता है, यानी वो एक ही जगह घंटों घंटों खड़ा, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं घंटों से खड़ा हूं, एकदम जैसे जम गए हों वैसा हो जाता है। नशे में आने के बाद व्यक्ति अजीब अजीब हरकतें करता है, अलग अलग आवाजें निकालता है, जैसे अभी वो लड़की नहीं निकाल रही थी वैसा। बार बार ज़ाइलेज़ाइन लेने से शरीर की त्वचा सड़ने लग जाती है, त्वचा स्किन सड़ा देता है। समय पर इलाज नहीं मिलने पर जिस अंग की स्किन सड़ी है उसको काटना पड़ जाता है। इतनी खतरनाक चीज है ये। ज़ाइलेज़ाइन का ओवरडोज होने पर एंटीडोट तक का असर नहीं, एंटीडोट भी काम नहीं करता और मौत तक हो जाती है। फिलाडेल्फिया शहर ज़ॉम्बी ड्रग से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसे नशे का केंद्र भी कहते हैं, लेकिन अब यह नशा पूरे अमेरिका में फैल रहा है। 2021 में फिलाडेल्फिया में जितने डोप टेस्ट किए गए उसमें 90% यही ज़ॉम्बी ड्रग ज़ाइलेज़ाइन था। 2022 में अमेरिका के 36 राज्यों में ज़ाइलेज़ाइन दवा पाई गई। टाइम्स मैगजीन के मुताबिक न्यूयॉर्क के 25% दवाओं के सैंपल में ज़ाइलेज़ाइन दवा पाई गई थी। यह हाल हो रखा है अमेरिका का, और ये यूक्रेन को कर रहा है तो कह रहा है तुम लड़ो लड़ो। अरे पहले इससे लड़ो भाई। ज़ॉम्बी जैसा बना देने वाली इस दवा को लेकर भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे अमेरिका में ज़ाइलेज़ाइन के असर से लोग ज़ॉम्बी की तरह हरकतें कर रहे हैं, ऐसा ही एक वीडियो पिछले साल भारत में भी सामने आया था। अमृतसर के मकबूलपुरा का यह वीडियो पिछले साल सितंबर में बहुत वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक लड़की नशे की हालत में दिखती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसने भी वैसा ही ज़ॉम्बी ड्रग जैसा कुछ इंजेक्शन लिया। यह लड़की बहुत कोशिश करने के बाद भी चल नहीं पा रही थी। पुलिस ने इस मामले में जांच की और इलाके में तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद नशे का कारोबार करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक इस लड़की ने बहुत ज्यादा मात्रा में स्मैक का सेवन किया था, जिसकी वजह से इसकी हालत हो गई थी। तो भैया थोड़ा इससे बचकर रहिए, बहुत खतरनाक चीजें हैं। लेकिन दुनिया में एक और खतरनाक चीज हो रही है। मौसम गजब करवट बदल रहा है। पाठशाला में 2 लफ्जों की गाने वाला कैनाल कैसे सूख गया, अब इसका चैप्टर। इटली का वेनिस दुनिया की वो जगह है जहां पर जाना हर किसी का सपना होता है। पूरी दुनिया से लोग वेनिस घूमने आते हैं। पानी पर तैरता यह शहर फिल्मों की शूटिंग के लिए भी पसंदीदा डेस्टिनेशन में शुमार है। आपको बच्चन साहब का वो गाना याद है? अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी द ग्रेट गैम्बलर। उसका गाना था 2 लफ्जों की है दिल की कहानी। उसमें वो नहीं ऐसे नाव पर बैठ के चले जा रहे हैं, ये देखिए नीचे गाना चल रहा है। तो ये गाना तो सबको याद होगा। इसमें वो चले जा रहे हैं और पीछे खूबसूरत दृश्य है। ये गाना जितना खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत इसकी लोकेशन थी। तस्वीर में आप देखिए ना, पूरा शहर, लोग जाते ही वहां इसी के लिए थे। इटली के सबसे रोमांटिक शहर वेनिस की ये तस्वीरें। यह शहर अपनी नहरों की वजह से, कैनाल्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है।
दुनिया भर के पर्यटक सिर्फ नहरों पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन आज वही शहर अपनी पहचान खो रहा है। वेनिस की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले कैनाल्स आज खुद को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। ये कैनाल्स वेनिस में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का इकलौता जरिया भी है। यहां कोई सड़क नहीं है। हां, कैनाल्स के किनारे चलने के लिए फुटपाथ जरूर बने हुए, इसलिए लंबा सफर करने के लिए लोग केवल बोट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन दिनों कैनाल्स में पानी सूखने लगा है और यह पानी पूरी तरह सूख गया। तो भाई कैसे चलेगी? जब पानी नहीं है तो नाव कैसे चलेगी? वो पानी सूख रहा है, उसका लेवल नीचे जा रहा है। पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट ठप हो जाएगा। ये तस्वीर देखिए क्या हालत हो गई है। ये उन्हीं कैनाल्स की तस्वीरें दिखा रहा हूं भाई, इसी में नाव चलती थी, ये सूख गया। नाव देखिए क्या हालत हो गई। जैसे आप और हम चलते हैं सड़क पर गाड़ी से, वहां आवाजाही के लिए इस तरह के 150 कैनाल बने हुए हैं, नहरें बनी हुई हैं। अब आप देखिए वो नहर में जिस नाव को होना चाहिए वो साइड में पार्क है। अब बच्चन साहब अभी शूटिंग करने जाते तो वहां नाव का बगल में खड़ी रहती, उनको पैदल चलना पड़ता, इतना घुटने भर भी पानी नहीं बचा है। ये वेनिस का हाल हो गया भाई। और ये हाल क्यों हुआ आपको ये जानना चाहिए। पिछली गर्मी से इलाके की नदियों और झीलों में पानी की भारी कमी देखी जा रही है और आने वाले समय में जल संकट और बढ़ सकता है, यह कहा जा रहा है, क्योंकि इटली पहले से ही साल के ऐसे समय में पानी की समस्या झेल रहा है। इसके अलावा इटली के एल्प्स में इन सर्दियों में सामान्य से करीब 50% कम बर्फबारी हुई है। इटली की सबसे लंबी नदी पो में इस समय सामान्य से 61% कम पानी है। 2022 में इटली ने 70 साल का सबसे भयंकर सूखे का सामना किया और 5 उत्तरी क्षेत्रों में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। वेनिस के ज्यादातर हिस्सों में ऑटोमोबाइल प्रतिबंधित है, मतलब गाड़ियां नहीं चलती वहां, इसी तरीके से आप नाव से चलते हैं। और ट्रांसपोर्ट का ज्यादातर काम नहरों के जरिए ही होता है, जिनमें पानी कम होने या सूखने की वजह से परेशानी बढ़ रही है। मेडिकल स्टाफ को अपनी एम्बुलेंस अब दूर ही छोड़नी पड़ रही है। कई बार मरीजों को स्ट्रेचर पर ही दूर तक ले जाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा भाई, कैसे ले जाएगा? तो दूर छोड़ के उसके बाद स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ा, क्योंकि एम्बुलेंस बोट के चलने लायक नहर में पानी ही नहीं है। यह दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि कैसे भारत में कई जगहों पर तापमान जो है वो 9-9 डिग्री का डिफरेंस आ गया पिछले साल के मुकाबले, फरवरी के महीने। गुजरात का आपको उदाहरण दिया था किस तरह से वहां पर 9 डिग्री ज्यादा टेंपरेचर है इस वक्त कच्छ में। और यह दुनिया भर में हो रहा है, फिर भी लोग सुधरने का, समझने का, संभलने का काम नहीं कर रहे। 2022 में जर्नल नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दशकों से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर चेतावनी दी जा रही है, लेकिन सरकारें एक्शन लेने में नाकाम रही। लेकिन किस तरह से ये हालात बन रहे हैं, एक बार जरा मैं आपको ये तस्वीरें यहां दिखाना चाहता हूं। जरा यहां पर वो सूखी हुई कैनाल्स की तस्वीरें डालिए, आपको समझ में आएगा क्या। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा का पूरा कैनाल जो है वो सूखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं किस तरह से। और ये नाव जो है वो साइड में खड़ी है, क्योंकि उसके चलने लायक पानी नहीं है भाई। ये देखिए, ये जिसको आप नाला समझ रहे हैं, ये नाला नहीं है, इसी के नीचे से ये नाव चला करती थी। ये घरों में यहां तक पानी होता था, वो पानी सारा खत्म, वो पूरा शहर एक तरीके से तबाह और बर्बाद हो रहा है। ये हालत हो गई है इस वक्त वेनिस की। और अब पाठशाला में फैक्ट चेक की क्लास। पैन कार्ड और बैंक अकाउंट को लेकर एक मैसेज वायरल किया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि पैन कार्ड अपडेट नहीं होने की वजह से एसबीआई अकाउंट बंद कर देगी। और इस मैसेज को बड़ा वायरल किया गया, आपके पास भी हो सकता है आ रहा हो, जिसमें लिखा हो कि एसबीआई यूजर, योर एसबीआई योनो अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड, प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड, क्लिक हेयर, लॉग इन योर नेट बैंकिंग अपडेट। और उसमें एक लिंक दिया गया है। मतलब आपसे यह कहा जा रहा है कि भाई आप इस मैसेज पे क्लिक कीजिए, अपना पैन कार्ड अपडेट कीजिए, नहीं तो आपका एसबीआई जो है वो बैंक अकाउंट ब्लॉक कर देगा। हमने इसका फैक्ट चेक किया और रिसर्च के दौरान पता चला कि यह मैसेज फर्जी है।
एसबीआई की तरफ से ऐसा कोई मैसेज कस्टमर्स को नहीं भेजा जा रहा है। तो आप भी होशियार रहिए, ये आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकालने का एक फर्जीवाड़ा है। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मुसीबत में पड़ेंगे। तो ऐसा कोई भी मैसेज आए कि पैन कार्ड बैंक अकाउंट से, किसी भी बैंक का हो, एसबीआई ना हो, किसी और का भी आए कि पैन कार्ड बैंक अकाउंट से अगर लिंक नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके ऐसा कर लीजिए, तो उस लिंक पे बिल्कुल क्लिक मत कीजिएगा।